करते हैं। शाबाश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि जब हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें दो बातों का आइडिया हुआ। पहली बात तो ये है कि इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हाई वोल्टेज पे और लो प्रेशर पे हमने कुछ रेडिएशन ऑब्ज़र्व की जो कि नेगेटिव टर्मिनल से आते हैं और पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। इनको हमने नाम दिया था कि कैथोड रेस। बाद में जाके इनको हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। और फिर हमने ये एब्जॉर्ब किया जब हमने परफोरेटेड कैथोड बनाया। फिर हमने ये एब्जॉर्ब किया कि पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ रेडिएशन आती है और नेगेटिव के साथ टकराती हैं और स्पार्क प्रोड्यूस करती हैं। उनको हमने नाम दिया केनाल रेस। और बाद में जाके हमने पढ़ा कि ये असल में प्रोटॉन्स है। अब देखिए, हमने दो चीज़ें डिस्कवर की हैं। एक हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया है, दूसरा हमने प्रोटॉन डिस्कवर किया है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, अगर टिपिकली हमारे पास कोई एलिमेंट हो तो एलिमेंट के दो हिस्से हो सकते हैं। एक वो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब प्रोटॉनिक पार्ट, और एक वो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट। अब अगर हम ऐसे करें कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास जमा करें तो उससे उस एटम का क्या बन जाएगा? उससे उस एटम का मास बन जाएगा। अगर इन दोनों का वेट लिया जाए प्रैक्टिकली और उसके वेट को आप कंपेयर करें तो जब दोनों को आप जमा करेंगे आपको एटम का मास मिल जाएगा। तो देखिए, अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जमा करें, आपको एटम का अगर मास आपने क्लासिकल टेक्निक से मेजर करनी है, आपको ये मिल जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास ले लें और उनको आपस में जमा करें, वो किसी एटम के एटॉमिक मास से कम है, तो हम ये सोच में पड़ जाते हैं कि इस कमी की वजह क्या है। अब देखिए, अभी तक हमने दो पार्टिकल डिस्कवर किए हैं। दोनों पार्टिकल के अपने मासेस हैं। आप अगर उनके मासेस को जमा करें, अभी हमें यह पता नहीं है कि एटम के अंदर कोई थर्ड पार्टिकल भी है, तो अगर हम इनके मासेस को जमा करें और इसकी कोई ख़ास मास आ जाए तो ये एटम का मास होगा। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप किसी एटम को कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते हैं तो इन दोनों के मासेस से उसका मास ज़्यादा होता है। तो ये जो एटम के मास में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आप जमा करें, ये कमी है। शायद ये कमी किसी थर्ड पार्टिकल की वजह से है। एटम में सिर्फ ये दो पार्टिकल नहीं है, एटम में शायद प्लस एक्स यानी अननोन कोई तीसरा पार्टिकल भी है जिसका मास इसके साथ जमा करेंगे तो ओवरऑल आपको एटम का मास मिल जाएगा। और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक एटॉमिक मास है और एक मास नंबर है। मास नंबर जब आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सिर्फ जमा करें, या आप ऐसे करें कि आप न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद को आपस में जमा करें, इसको मास नंबर कहते हैं। लेकिन जब तीनों का ओवरऑल आप वेट लेते हैं, रिलेटिव वेट, उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं, जो इसमें हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इसी बात पे काम करने के लिए कि एटम में शायद कोई तीसरा पार्टिकल हो सकता है, जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट हैं और वो कुछ रेडियोएक्टिव एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उन रेडियोएक्टिव एक्सपेरिमेंट्स को कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन से ये मुराद है, अगर आप आज से बहुत ज़्यादा अरसा पहले चले जाएं तो आपको याद होगा, आपने लोअर ग्रेड्स में पढ़ा होगा कि मुस्लिम साइंटिस्ट वर ट्राइंग टू कन्वर्ट मेटल्स इनटू गोल्ड। उनका एक ऑब्जेक्टिव था कि आम मेटल को, आम धातुओं को सोने में, गोल्ड में कन्वर्ट किया जाए। तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे आयरन पे, और उनका ये ख्याल था कि इस आयरन को हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में? गोल्ड में। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए मगर उनको कामयाबी नहीं मिली। यही आइडिया जेम्स चैडविक उठाता है और वो ये सोचता है कि क्या एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि एक एटम को दूसरे नेचर के एटम में तब्दील किया जाए? तो यही एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए
और ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें आप एटम को दूसरे एटम में कन्वर्ट करते हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, मतलब चेंज होना, न्यूक्लियस का एक हालत से दूसरे हालत में चेंज होना। तो उन्होंने एक बड़ा अमेजिंग एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिए, यानी हीलियम का न्यूक्लियस लिया, हीलियम का एक एटम लिया, तो हीलियम का एटॉमिक मास क्या है 4, और इसको ट्रीट किया, रिएक्ट किया बोरान के साथ, उसका एटॉमिक मास क्या है 9। जैसे ही इन्होंने ये रेडियो एक्टिव या न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन की तो अमेजिंगली इनके पास क्या बना, कार्बन। अब देखिए ये तो हीलियम है और ये क्या है, बोरान है आपके पास। तो अल्फा पार्टिकल जब बोरान के साथ टकराते हैं तो देखिए इस बोरान से ये क्या बनाता है, कार्बन, जिसको आप न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। यानी हमने बोरान से अल्फा पार्टिकल्स की मदद से क्या बनाया है, कार्बन बनाया है। अब देखिए कार्बन का रिलेटिव वेट तो हमें पता है ना, कितना है 12, इसका रिलेटिव वेट कितना है 9, और इसका कितना है 4। अब देखिए जो नया पार्टिकल बना है, हमने हमेशा ये पढ़ा है कि लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सारी चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। तो देखिए इसका एटॉमिक मास 4 है और इसका एटॉमिक मास 9 है, तो 4 + 9 से क्या आएगा 13, मगर राइट साइड पे क्या है, तो इसमें कुछ कमी आ गई है, यहाँ 13 के बजाय उधर 13 मास है। तो ये कमी किसकी वजह से है, तो मैंने साइन लगाया है x, कि हमें पता नहीं है कि ये कमी किस वजह से है, या ये जो कमी आई है इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से इस मास की कमी जो है हम डिटरमिन अभी करेंगे कि ये कमी क्या है। तो इस पे बहुत सारे फर्दर एक्सपेरिमेंट चैडविक ने और फिर फर्दर साइंटिस्ट ने किए हैं। तो इन्होंने क्या किया है, यही एक्सपेरिमेंट लेके, यही एक्सपेरिमेंट जिसमें वो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन करते हैं, इन्होंने यहाँ पे इस चैम्बर के अंदर कुछ डिटेक्टर्स रखे। डिटेक्टर्स मीन फोटोग्राफिक प्लेट रखें जिंक सल्फाइड के, और इन्होंने ये सोचा कि शायद जब ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस के अंदर जाता है, या ये न्यूक्लियस जब इस न्यूक्लियस के साथ टकराता है, तो शायद इनके जो न्यूक्लियंस हैं, यानी जो पार्टिकल्स हैं, ये जब एक से दूसरे में शिफ्ट होते हों तो उस दौरान कुछ पार्टिकल इनसे बाहर निकलते हों। तो चले वो पार्टिकल्स हम क्या करते हैं, चले उन पार्टिकल की तलाश करते हैं। अगर हम ये रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट करें और इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर निशान आ जाए, इसका मतलब होगा कि हाँ कुछ पार्टिकल बाहर निकले हुए हैं। तो देखिए जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट की तो दे वर सक्सेसफुल। इस फोटोग्राफिक प्लेट पे कुछ इंप्रेशंस इनको मिले, कुछ निशानात इनको मिले, और उसी निशानात से इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि यस, यहाँ जब हीलियम बोरान के साथ इंटरेक्ट करता है तो कुछ पार्टिकल ये बाहर निकालता है। मगर उस पार्टिकल का नेचर क्या होगा, तो देखिए पार्टिकल का नेचर जब भी हम फाइंड आउट करते हैं, हम पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में गुजारते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सोचा कि अभी तक तो 2 किस्म के पार्टिकल हैं, एक के तोड़ रहे हैं और एक के नाल रहे हैं। तो अगर ये के तोड़ रहे होगा तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा, और अगर ये निकलने वाला पार्टिकल के नाल रहे होगा तो वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। तो इन्होंने ऐसे किया, जो पार्टिकल इन्होंने यहाँ इम्प्रेशन लिया है, तो इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, और इन्होंने ये सोचा कि ये जो एक्स पार्टिकल है अगर इस पे नेगेटिव चार्ज होगा तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये नेगेटिव की तरफ जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो पार्टिकल ना पॉजिटिव की तरफ गया और ना नेगेटिव की तरफ गया, बल्कि पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट गया और फोटोग्राफिक प्लेट के साथ अगेन टकराया और वहाँ पे इसने एक इम्प्रेशन बनाया। अब इन्होंने मज़ीद क्या किया, मैंने तो लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आप किसी पार्टिकल का नेचर फाइंड आउट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बाद कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब इन्होंने इस पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में गुजारा और इन्होंने ये सोचा अगर ये चार्ज पार्टिकल होगा तो वो मैग्नेटिक में सर्कुलर पाथ में क्या होगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट गया।
तो इन्होंने एक अमेजिंग डिस्कवरी की कि नहीं, कि तोड़ और केनाल रे के अलावा एटम में कोई थर्ड रे या पार्टिकल भी है। जब उसका स्पीड ज़्यादा होता है तो एज अ रे हम कंसिडर करते हैं, लेकिन जब स्पीड कम हो उसको हम एज अ पार्टिकल कंसिडर करते हैं। तो एक और पार्टिकल भी एटम के अंदर है और उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, दैट इज़ न्यूट्रल इन नेचर। अब देखिए यहाँ जो एक्स पार्टिकल है, तो बाद में हमने इसको नाम दिया कि ये असल में न्यूट्रॉन है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो एक छोटा सा ज़ीरो इसके ऊपर हम लगाते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रॉन के ऊपर छोटा सा नेगेटिव और प्रोटॉन के ऊपर छोटा सा पॉजिटिव साइन। अब देखिए, अब हमें पता चला कि यस देयर इज़ अ थर्ड पार्टिकल इन एन एटम जो कि न्यूट्रल है, और उसको जब आप जमा करेंगे तब जाके उस एटम का मास रिलेटिव के इक्वल होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास इसलिए कम है क्योंकि हम मिस कर रहे हैं एक थर्ड पार्टिकल को, और वो थर्ड पार्टिकल अब हमने डिस्कवर किया है। तो अब हम कहते हैं अगर हम ऐसे करें, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जमा करें, तब ये इस एटम के मास के इक्वल होगा। तो ये जो एक्स की कमी है ये किस वजह से है? ये न्यूट्रॉन की वजह से है। अच्छा, इधर देखिए कि तोड़ रे और केनाल रे को डिटरमिन करने के लिए फर्दर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो इस न्यूट्रॉन को भी फर्दर एनालाइज करने के लिए हमने कुछ मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए हैं, और इनकी जो आउटकम्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूट्रॉन है। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक हमें मिली है वो ये है कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम डिटरमिन कर चुके हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी की तरफ भी डिफ्लेक्ट नहीं होता और बिल्कुल सीधा जाता है। तो हम कहते हैं कि इट हैज़ नो चार्ज। नेक्स्ट ये है कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से हैवी इन नेचर है। अगर क्वेश्चन किया जाए आपके पास के तोड़ रे है, आपके पास केनाल रे है और आपके पास न्यूट्रॉन है, सबसे हैवी कौन है? तो सबसे हैवी न्यूट्रॉन है। मासेस की जब वैल्यू कंसिडर करेंगे उधर आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पे इतना थ्योरेटिकली याद रखें कि इन तीनों में से ये हैवी है। इसकी एक और प्रॉपर्टी है, इट परफॉर्म न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन। अभी हमने डिस्कस किया न्यूट्रॉन में ये एबिलिटी है कि ये किसी एटम के साथ जब टकराता है या उसके अंदर जाता है तो उसके न्यूक्लियस को किसी दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट करता है। अब देखिए, अगर आप कंसिडर करें H1 हाइड्रोजन, इधर देखिए 1H1, अगर आप कंसिडर करें 1H2, अगर आप कंसिडर करें 1H3, इसका मतलब है एटॉमिक नंबर नीचे, तो एटॉमिक नंबर सबका सेम है। एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और या प्रोटॉन को। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है और प्रोटॉन भी 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1 और प्रोटॉन 1, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 1 और इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 1 1। लेकिन ये एटॉमिक मास है, इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 है और इसका एटॉमिक मास 3 है। एटॉमिक मास मीन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में किसी एक को ले लें, तो मैं किसी एक को ले लेता हूं सपोज इलेक्ट्रॉन, और प्लस इसके साथ न्यूट्रॉन जमा करें, तो चूंकि पहले वाले में न्यूट्रॉन 0 है तो 0 + 1 से क्या आएगा? 1। अब अगर आप ऐसे करें कि हाइड्रोजन का ये आइसोटोप जिसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है और कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, अब अगर आप ऐसे करें कि कोई न्यूट्रॉन ले लें और इसको ज़बरदस्ती इसके अंदर आप क्या करें? इंसर्ट करें, तो यही जो न्यूट्रॉन है इसके अंदर आ जाएगा। तो अब इसका मास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में एक ले ले और एक दूसरा न्यूट्रॉन ले ले, तो 1 + 1 से क्या आएगा? 2। अब यही 2 वाला है, मगर कोई तीसरा न्यूट्रॉन भी इसके अंदर आप इंसर्ट करें, तो इन दोनों में से एक ले ले 1 और +2 जमा करेंगे तो एटॉमिक मास क्या आएगा? 3। तो इसी न्यूट्रॉन की वजह से, चूंकि न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जाता है, इस हाइड्रोजन की जब फॉर्मेशन हुई है तो एक न्यूट्रॉन अंदर गया है, इसकी जब फॉर्मेशन हुई है नेचुरली तो 2 न्यूट्रॉन अंदर गए हैं। इसी आइडिया को उठा के हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है। अब देखिए, आपने एटम बम का किस्सा सुना होगा। अगर आपके पास ये यूरेनियम है, सही है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है?
उसका एटॉमिक नंबर 92 है और इसका जो मास है वो 235 है। अब देखिए, अगर आप ऐसे करें कि कोई न्यूट्रॉन ले ले और इस यूरेनियम को बम्बार्ड करे, तो ये न्यूट्रॉन इस यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। अगर ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है, उसमें बाहर में प्रोटॉन है और कुछ न्यूट्रॉन है, तो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आपने बाहर से दिया है, आपने ज़बरदस्ती ये न्यूक्लियस के अंदर इंसर्ट किया है। अब न्यूक्लियर वॉल्यूम काफ़ी छोटा है और आपने ज़बरदस्ती इसके अंदर क्या किया है, एक और, तो अब रिपल्जन बहुत ज़्यादा होगी। तो ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये इतनी बढ़ जाएगी कि ये न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा और रिपल्जन की वजह से ब्रेकअप हो जाएगा। तो ये जो यूरेनियम है ये ज़ीनान और स्ट्रॉन्शियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, न्यूट्रॉन में ये एबिलिटी है कि ये किसी न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट करते हैं। अब स्ट्रॉन्शियम अलग एलिमेंट है और ज़ीनान अलग एलिमेंट है, लेकिन किससे बने हैं, यूरेनियम से। तो लिहाजा न्यूट्रॉन में ये एबिलिटी है कि ये न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन काज करता है। समझ आ गया। अब नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट ये है, इट कैन हीट अप मेटल फॉल, क्योंकि इसका नेचर पार्टिकल का है, इसकी अपनी मास है, इसकी अपनी एनर्जी है, इसका अपना मोमेंटम है, अपनी वेलोसिटी है। तो ये जब किसी भी मेटल फॉयल के साथ टकराएगा, अपनी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके साथ शेयर करेगा, कंज्यूम करेगा, तो लिहाजा मेटल फॉयल को ये हीट अप करेगा। इट डू नॉट डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ना ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होता है और ना ये नेगेटिव की तरफ, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। और नेक्स्ट क्या है, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में भी सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करता बल्कि स्ट्रेट मूव करता है। तो ये वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो आप न्यूट्रॉन के लिए डिस्कस कर सकते हैं।